प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। ऑनलाइन शिक्षण में आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें गद्य खंड है और गद्य खंड के अंतर्गत प्रेमचंद की एक कहानी है, नमक का दारोगा। ठीक है। तो मैंने पहले बताया आपको कि गद्य की अनेक विधाएं होती हैं, वो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो यह जो विधा है यहाँ पर, यह कहानी विधा है। ठीक है। और कहानी एक साहित्य के अंतर्गत आती है। तो साहित्य के लिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। कहने का मतलब है, साहित्य शब्द का अर्थ है सहितेन हितम, अर्थात हम सबकी सहायता की भावना अपने हृदय में रखें। सहितेन हितम, हित के सहित, है ना। जैसा हम हित अपना चाहते हैं, ऐसे ही हम दूसरे का भी हित चाहते हैं। तो हमारे हृदय में साहित्य है। ठीक है। तो साहित्य बोला वो जादू की लकड़ी है, वो कहीं भी आत्मा के दर्शन करा देती है। वो ईंट पत्थर हो, पशु हो, पेड़ पौधे हो, है ना। लेखकों की, कवियों की ये विशेषता होती है कि वह कहीं भी आत्मा के दर्शन करा सकते हैं। कहने का भाव है कि उनके प्रति हमारी एक संवेदना हो, है ना। भले ही वो निर्जीव वस्तु है, तो उनके प्रति भी जब संवेदना हमारे हृदय में पैदा हो जाती है, तो वही साहित्य है, वही सहितेन हितम है ना। अर्थात हित की भावना हमारे हृदय में रहती हो, तो वही आत्मा के दर्शन कराना है। ठीक है। तो वही जीवन में साहित्य का स्थान है। हमारे जीवन में साहित्य का स्थान है, अगर हमारे हृदय में दूसरों के प्रति या प्रत्येक वस्तु के प्रति संवेदना है तो। ठीक है। तो आज देखिए, सबसे पहले इनकी जीवनी पढ़ते हैं। जीवनी पढ़ना भी जरूरी है ना। हम लेखकों के बारे में हमें पता होना चाहिए। आगे प्रतियोगिताएं, परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न आते हैं कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, इनके कौन कौन से रचनाएं हैं। तो जीवनी जब हम पढ़ते हैं, तभी हमें उनकी रचनाओं के बारे में भी पता लगता है। ठीक है। तो पहले जीवनी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखिए, इनका मूल नाम है धनपत राय। जन्म इनका हुआ है सन 1880, लम्ही गांव, उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ये इनके उपन्यास हैं: सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान। ठीक है। ये इनके उपन्यास हैं। सोजे वतन, मानसरोवर। मानसरोवर के 8 खंड हैं और एक एक खंड में बहुत सारी कहानियां हैं। ठीक है। तो 300 से ज्यादा इनकी कहानियां हैं। तो ये मानसरोवर के 8 खंड में मिलते हैं। ठीक है। तो 8 खंड में गुप्त धन ये कहानी संग्रह है। सोजे वतन, मानसरोवर के 8 खंड और गुप्त धन ये कहानी संग्रह है। और करबला, संग्राम, प्रेम की देवी ये इनके नाटक हैं। नाटक इन्होंने लिखने की कोशिश करी, लेकिन ज्यादा लिख नहीं पाए। इनकी रुचि कहानी और उपन्यास में ही ज्यादा थी। नाटक इनके ये 3 ही हैं: करबला, संग्राम और प्रेम की देवी। कुछ विचार, विविध प्रसंग ये निबंध संग्रह है। निबंध भी ये कम ही लिख पाए, है ना। तो निबंध संग्रह है, इसमें भी इनके कुछ निबंध हैं। मृत्यु इनकी 1936 में हुई। तो ये 56 साल ही जिए, है ना। यानी 1880 से 1936 तक। ठीक है। देखिए, प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता, है ना। तो जो जिनका जीवन अभाव में बीतता है, वही एक बड़े शिखर तक पहुंच पाता है, वही सफलता प्राप्त कर पाता है अधिकतर, है ना। तो ये कथा साहित्य के शिखर तक पहुंच पाए। तो स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। तो ये महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने सरकारी नौकरी तक छोड़ दी। ठीक है। तो ये इनकी त्याग की
भावना इनके हृदय में थी, तभी वो कर पाए, नहीं तो ऐसा सरकारी नौकरी कौन छोड़ता है ना? तो असहयोग आंदोलन के लिए, महात्मा गांधी के सहयोग के लिए इन्होंने सरकारी नौकरी से भी त्याग पत्र दे दिया। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता है ना? जब कोई ऐसा दिव्य महापुरुष पैदा होता है तो वहीं से हम काल का विभाजन भी कर देते हैं उसी पुरुष को लेकर के, है ना? जैसे कोई महापुरुष हुआ, जैसे प्रेमचंद ही हुए, तो साहित्य के हिसाब से जब हम कालखंड का विभाजन करेंगे तो हम कैसे करेंगे कि प्रेमचंद से पूर्व का युग और प्रेमचंद का युग, यानी कि प्रेमचंद जब थे, जब वो रचनाएं कर रहे थे, तो प्रेमचंद युग कैसा था, या प्रेमचंदोत्तर युग यानी प्रेमचंद के बाद का युग। तो वो कालखंड के काल को विभाजन करने में वो एक केंद्र बिंदु बन गए प्रेमचंद जी, है ना? तो काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया गया। जैसे प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग, है ना? तो यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। ठीक है। तो पहले जो कहानी और उपन्यास लिखे जाते थे वो कैसे होते थे? कल्पनापरक और रोमानियत यानी कि जादुई। जैसे आप लोगों ने सीरियल देखा होगा, पहले आता था अलिफ लैला, खुल जा सिम सिम, इस तरह से खुल जा सिम सिम बोलने से दरवाजा खुल जाता था, जबकि ऐसा यथार्थ में होता नहीं है। ये तो केवल कल्पना है, एक जादुई है ना? तो जादुई को, कल्पना को महत्व दिया जाता था और इन्हीं विषयों को लेकर के उपन्यास, कहानी आदि लिखे जाते थे। लेकिन प्रेमचंद ने जो समाज में हो रहा था, जो समाज में कमियां थी, मजदूरों का शोषण होता था, किसानों का शोषण होता था, जमींदार लोगों के द्वारा, पूंजीपति लोगों के द्वारा, तो उसी विषय को लेकर के इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी, है ना? तो यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें उनकी हिंदुस्तानी, हिंदू उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाले यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। ठीक है। तो यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। ठीक है। तो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद क्या है? एक तो पीटी पिटाई परंपराओं को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि जो परंपराएं चली आ रही हैं उनको लेकर के हम आगे चलते हैं, तो वो आदर्शवाद होता है कि जैसे हमारे पूर्वजों ने किया हम भी वैसे ही करेंगे, तो वो एक आदर्शवाद हो गया। लेकिन और जो यथार्थवाद, जो केवल यथार्थ को लेकर के जैसा समाज में देखता है वैसे बदलाव करता है, वो यथार्थवाद कहलाता है। लेकिन प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को सामने रखा। तो ये क्या है? तो दोनों यदि अलग अलग धाराओं में चलेंगे तो ठीक नहीं है। प्रेमचंद ने दोनों को अपनाया, यानी कि आदर्श को भी अपनाया, जो हमारे पूर्वजों ने किया उसको भी किया, और जहां पर बदलाव की गुंजाइश थी उसको भी अपनाया, अर्थात यथार्थ को भी अपनाया। उन्होंने केवल आदर्श को ही लेकर के नहीं चले या यथार्थ को ही लेकर के नहीं चले, उन्होंने आदर्शोन्मुख यानी कि आदर्श की ओर मुख करते हुए, यानी आदर्श को मानते हुए यथार्थ को भी उन्होंने धरातल पर उतारा, उसको भी अपने विकास यात्रा में स्थान दिया, यथार्थवाद को भी। ठीक है। तो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है, यह संज्ञा भी उन्हीं की है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है।
सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा आदि कहानियां ऐसी ही हैं। बाद की उनकी रचनाओं में वह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई है और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुंचते हैं जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और फूस की रात, कफन आदि कहानियां इनके इसके सुंदर उदाहरण हैं। ठीक है, तो कभी मौका मिलेगा तो इन कहानियों को भी आपके सामने रखेंगे। बहुत अच्छी कहानियां हैं, आप लोग पढ़ना भी चाहेंगे तो मेरे पास इनके सारा साहित्य रखा हुआ है, कहानी भी है और उपन्यास भी हैं। कभी पढ़ना चाहो तो मेरे से किताब ले जाना और फिर पढ़ करके मुझे स्कूल में ही वापस भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ दी गई कहानी नमक का दारोगा प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। ठीक है, ये प्रेमचंद ने कहा था कि जैसे वो दरोगा है, नमक का जो दरोगा बना है वहां पर, उसने क्या है, एक बहुत बड़े धनवान को भी हरा दिया है। जैसे दरोगा क्या होते हैं, आजकल हम देखते हैं कि जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है उससे कुछ पैसे लेकर के और उससे काला धंधा करवाते हैं। लेकिन ये जो गरीब घर का लड़का दरोगा बनता है और बहुत बड़ा सेठ है जो नमक का व्यापार करता है, उस समय नमक का कानून था, नमक को कानून के दायरे में रह करके ही बेच सकते थे, ऐसे उसका काला धंधा नहीं कर सकते थे। तो जिस चीज का कानून बनता है उसी का फिर काला धंधा भी होने लग जाता है। तो बहुत बड़ा धनवान है, तो उसको भी अपने धर्म से इसने, जो दरोगा बना है, उस गरीब घर के लड़के ने परास्त कर दिया। तो धन के ऊपर धर्म की जीत हुई थी, जो कहानी में पढ़ेंगे। तो धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन वही है जो नमक का व्यापार करते हैं, और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। मुंशी वंशीधर वही है, दरोगा, गरीब घर का लड़का है। ठीक है, ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, लेकिन अंत सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है ना। इस कारण से उनको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है मुंशी वंशीधर को। उसके पिता बहुत नाराज होते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया जिससे तुम्हें नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। लेकिन बाद में क्या हुआ, सत्य की ही जीत हुई। इसी जो पंडित अलोपीदीन है, इसी ने अपने यहाँ मुंशी वंशीधर को अपना परमानेंट मैनेजर बना दिया हमेशा के लिए, और बहुत सारी सुविधाएं दी उसको। आप कहानी में पढ़ेंगे, ज्यादा विस्तार यहाँ पे नहीं कर सकते। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरोवत उदंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। तो कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती हैं। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। ठीक है, किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। तो मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। तो उपन्यास शीर्षक निबंध से इसीलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। ठीक है, तो कल हम कहानी पढ़ेंगे। तो आप लोगों के पास किताब हो तो आप लोग एक बार इसको जरूर पढ़ें। कहानी लंबी है, इसका पूरा वीडियो बनना थोड़ा मुश्किल है, मैं भी कहीं पर सार रूप में ही आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग इसको एक बार खुद भी जरूर पढ़ें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।